सरकार बोल रही है हमने मुआवजा दिया, इन्होंने लिया नहीं। इसलिए 19 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मुआवजा दिया, अब बाकी का पैसा जमा है। देखिए, सरकार ये दावा कर रही है, मैं समझता हूँ कि सरकार जो है वो 2020 का जो मामला है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उससे गुमराह हो रही है कि राज्य सरकार को हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए थोड़ा जेनरस होना चाहिए, और यदि मान लीजिए कोई और ज़मीन उपलब्ध है जो गैर कृषि योग्य ज़मीन है तो उसका उपयोग करना चाहिए। पॉपुलर सरकारें जो चुन करके आती हैं हमारे राज्य पर शासन करने के लिए, यदि वो इन गरीबों के बारे नहीं सोचते हैं, इन बेसहारा लोगों के बारे नहीं सोचते हैं, इन आदिवासियों के बारे नहीं सोचते हैं, तो भगवान ही बचा सकता है। और लोगों को गुमराह करने के लिए यह पेपर मोटा कर दिया जाता है कि ये भी दिया जाएगा, वो भी दिया जाएगा, स्कूल की व्यवस्था होगी, सड़कों की व्यवस्था होगी, इनको रहने के लिए पुनर्वास की व्यवस्था होगी, इनके रोजगार की व्यवस्था होगी, परंतु ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये अधिकारीगण जो है वो कुछ भी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। न्यायालयों में भी ऐसे मामले जो आते हैं वो अधिकारियों के कार्यस्थानियों का नतीजा होता है। रिम्स 2 के लिए चिन्हित जमीन को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। सरकार का एक दावा है कि 1957-58 में इस ज़मीन का अधिग्रहण हो गया था, लिहाजा ये ज़मीन सरकारी है। रैयतियों का ये मानना है कि हमारे पुरखा पुरनिया ने इसका मुआवजा की राशि नहीं ली थी और आज भी पोजीशन हमारा है, लिहाजा ये ज़मीन मेरी है, हमारी है। अब इन दोनों दावे के बीच इसका फैसला कौन करेगा कि वाकई में ये ज़मीन बनती किसकी है किसकी। न्यायालय के अलग अलग केसों को अगर आप स्टडी करेंगे तो अलग अलग तरह की सुप्रीम कोर्ट से उसमें जजमेंट आए हैं, लेकिन कोई भी जजमेंट स्पष्ट नहीं है पूर्ण रूप से जिसको पढ़कर कोई नतीजे पर पहुंचा जाए। लिहाजा हम ज़्यादा ना कंफ्यूज होते हुए और ना आपको कंफ्यूज करने की मेरा कोई इरादा है, हम आए हैं झारखंड हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार जी के पास ताकि इस पर कुछ रोशनी वो डाल सके। सर, एक ज़मीन है झारखंड में रिम्स 2 का, आप टीवी में या अखबार में देखे होंगे। सरकार का दावा है कि 57-58 में कृषि विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित है, इस वजह से वो ज़मीन मेरी है। रैयतों का कहना है कि कृषि विश्वविद्यालय ने कभी पोजीशन नहीं लिया, कभी उस पर काम नहीं हुआ, हम लोग का रसीद कटता रहा और वो आज तक हम लोग खेती कर रहे हैं, ये इसलिए ये ज़मीन हमारी है। लीगल पॉइंट से अगर देखा जाए तो इसको आप कैसे व्याख्या करेंगे? देखिए, हमारे देश में और राज्य में लैंड एक्विजिशन के दो कानून आमतौर पे हम लोग जानते हैं। एक तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, जो 2013 के राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एक्ट जो आई, उसके बाद वो पुरानी एक्ट रिपील हुई है, तो 2013 के बाद एक नई एक्ट आ गई। नई एक्ट जो 2013 में आई उसमें एक प्रावधान किया गया था सेक्शन 24(2) में कि पुराने एक्विजिशंस जो भी हुए हैं या जिसकी कार्रवाइयाँ पूर्ण नहीं हुई हैं, जहाँ पे रैयतों को पेमेंट नहीं किया गया है या पोजीशन इत्यादि भी नहीं लिया जा सका है, तो वैसे जितने भी लैंड एक्विजिशन के मामले हैं वो लैप्स माने जाएंगे। इस पे एक विरोधाभास भी हुआ। पूना अथॉरिटी का जो केस है वो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित हुआ और पूना अथॉरिटी के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोत्तम कहा कि यदि किसी रैयत को पेमेंट नहीं की गई है प्रत्यक्ष तौर पे,
तो वैसे सारे मामले लैप्स हो जाएंगे। पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने में इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का मामला आया और 2020 में ये मामला लार्जर बेंच में जा कर के डिसाइड हुआ, जिसमें कि ये निर्धारित कर दिया गया कि यदि प्रत्यक्ष तौर पे पेमेंट ना भी की गई हो, परंतु यदि पेमेंट ट्रेजरी में कर दी गई थी या कोर्ट के सामने जमा कर दी गई थी, तो भी वैसे मामले लैप्स नहीं माने जाएंगे। ये तो लैप्सिंग की बात हुई। तो यदि मान लिया जाए, जो वर्तमान मामले की बात आप कर रहे हैं, इस मामले में अगर 2013 के एक्ट में धारा 24(2) के अंतर्गत लैप्सिंग की बात न भी की जाए, तो रैयतों का ये दावा जो हो रहा है कि पुराने एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक 57-58 में लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया पूरी की गई और अवार्ड इत्यादि बने और रैयतों को पेमेंट नहीं की गई थी। राज्य सरकार कह सकती है कि राज्य सरकार की ओर से जो है वो पेमेंट ट्रेजरी में जमा कर दिया गया, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बात स्पष्ट निकल के आ रही है जो वो ये है कि रैयतों का ये दावा है कि ये लैंड जो है वो उन्हीं के द्वारा जोत कोड़ किया गया, खेती की गई उस पर, और उस लैंड का पोजीशन कभी नहीं लिया गया। और यदि पुराने एक्ट की भी बात करें तो उसकी धारा 17 के अनुसार जब पोजीशन ले ली जाती है ज़मीन की, तभी वो ज़मीन सरकार में वेस्ट करती है और सरकार में वेस्ट करने के उपरांत जिसके लिए भी लैंड एक्विजिशन किया गया हो, चाहे वो बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज क्यों ना हो, वो लैंड जो है वो फाइनली ट्रांसफर्ड नहीं ट्रीट होगी और लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, ऐसा कहा जा सकता है। सरकार के पास रिकॉर्ड्स होंगे, उनके अपने दावे हो सकते हैं, परंतु यदि रैयतों का कहना ये है कि उनके दावे पर और उनके पोजीशन में ये लैंड बराबर रही है और उनका रसीद भी कटता रहा लगातार जो वो पे कर रहे थे, तो ये बिल्कुल स्पष्ट सा मामला दिखाई दे रहा है कि पोजीशन इन ज़मीनों की सरकार ने ली ही नहीं कभी। और यदि सरकार ने 57-58 में जो प्रक्रिया हुई उसके उपरांत पुराने एक्ट की धारा 17 के अनुसार यदि लैंड का पोजीशन नहीं लिया है तो ये लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और यदि रैयतों के दावे के अनुसार मैं इस विषय को देखना चाहूँगा तो मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि उनके दावों को इग्नोर नहीं किया सकता, नज़रअंदाज नहीं किया सकता है, और उनके दावे में दम है। उनके दावे में कि वो पोजीशन में थे ज़मीनों के और वो रेंट भी पे कर रहे थे सरकार को, तो ये बिल्कुल विपरीत सी परिस्थिति खड़ी करके दे रहा है जहां सरकार को ये स्पष्ट करना मुश्किल होगा और सरकार ये दावा शायद नहीं कर पाए कि उन्होंने लैंड्स की पोजीशन अपने पास ले ली थी और ज़मीन सरकार में वेस्ट कर गई थी। तो यदि 2013 के इनैक्टमेंट की बात करें तो 2013 के इनैक्टमेंट में जो भी प्रावधान है उसका सहयोग न भी लिया जाए और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में फैसला सुनाया है, यदि उसका सहारा न भी लें तो भी रैयतों का दावा थोड़ा बेहतर दिखाई देता है। और पुराने एक्ट के अंतर्गत भी काफ़ी सारे फैसले हुए हैं, काफ़ी पुराने फैसले हैं। एक फ़ैसला जो है वो मैं देख रहा हूँ 1976 का है, जो बलवंत नारायण भागदे का मामला था। उसके मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की धारा 17 के तहत पोजीशन की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है
तभी ये लैंड जो है वो सरकार में वेस्ट होती है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन सरकार थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंट बोल रही है। सरकार बोल रही है हमने मुआवजा दिया, इन्होंने लिया नहीं, इसलिए 19 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मुआवजा दिया, अब बाकी का पैसा जमा है। देखिए, सरकार ये दावा कर रही है, मैं समझता हूँ कि सरकार जो है वो 2020 का जो मामला है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उससे गुमराह हो रही है। यदि पुराने एक्ट के अंतर्गत 57-58 में कार्रवाई शुरू की गई या उससे पहले शुरू की गई, और यदि जो मुआवजे की राशि है कुछ लोगों ने लिया और ज़्यादातर लोगों ने नहीं लिया, और उनके जो मुआवजे की रकम थी वो कोर्ट में जमा भी करा दिया गया या ट्रेजरी में जमा करा दिया गया, तो भी पुराने एक्ट के प्रावधानों के तहत भी जो धारा 17 में प्रावधानित है, इस लैंड की पोजीशन सरकार के पास लिया जाना एक कंपलसरी कंडीशन है। और यदि सरकार ने लैंड की पोजीशन ली नहीं, और यदि उनके पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जिससे वो साबित कर पाए कि मुआवजा की राशि ट्रेजरी में जमा करने के उपरांत ज़मीनों का जो है पोजीशन भी लिया गया था, और 1894 एक्ट की धारा 17 के प्रावधानों को पूरा कर लिया गया था, पोजीशन ली गई थी, और लैंड जो है वो सरकार में वेस्ट कर चुकी थी। जब तक सरकार इस तरह के दावे नहीं लेकर के प्रस्तुत होती है, तब तक रैयतों का दावा जो है, जिन्होंने हाल तक यदि रेंट रिसीट्स जमा किया है और ये दावा कर रहे हैं कि पोजीशन लगातार उन्हीं के पास थी, और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अथवा सरकार ने इसकी पोजीशन ली ही नहीं थी, तो रैयतों के दावे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब सरकार के पास एक नया है, कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने 2 बार पोजीशन ले लिया है। एक वो कह रहे हैं कि हमने जब लॉ यूनिवर्सिटी बनाया तब पोजीशन ले लिया, और एक बार जब रिंग रोड बनाया तो पोजीशन ले लिया है। हेंस इसको माना जाए कि हमने पूरे ज़मीन पर पोजीशन ले लिया। देखिए, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं हूँ कि सही जानकारी है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, परंतु मेरी जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार जब रिंग रोड बना था तो शायद कुछ रैयतों को मुआवजा भी दिया गया था, और यदि मुआवजे दिए गए थे कुछ रैयतों को, वो तो हाई कोर्ट के आदेश से। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने भी अंधेरे में आदेश नहीं पारित किया होगा। हाईकोर्ट जब भी आदेश पारित करती है तो हाईकोर्ट के समक्ष यदि राज्य सरकार ये स्पष्ट कर पाती कि लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई पूरी कर दी गई थी और लैंड ऑलरेडी सरकार में वेस्ट कर गया था, तो वैसी परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय किसी भी परिस्थिति में मुआवजा दोबारा देने के लिए आदेश पारित नहीं करती। मैंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को देखा नहीं है, परंतु जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था, और उस आदेश के तहत जो है वो राज्य सरकार ने कुछ रैयतों को मुआवजा भी दिया था। उसके पश्चात ही लैंड जो है वो रिंग रोड के लिए उपयोग में लाई गई। तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए थोड़ा जेनरस होना चाहिए, और यदि मान लीजिए कोई और ज़मीन उपलब्ध है जो गैर कृषि योग्य ज़मीन है तो उसका उपयोग करना चाहिए, या फिर इन रैयतों को मुआवजा जो यथोचित होता है वो दिया जाना चाहिए। इस तरह से एक अजीब सा व्यवहार जो हो रहा है इस राज्य में, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ एक मामला में जब अध्ययन कर रहा था तो झारखंड में एक पीटीपीएस है, आप पीटीपीएस की भी ज़मीन को लेकर इसी तरीके का एक मामला है कि जब पीटीपीएस के लिए ज़मीन अधिग्रहण हो रहा था उस समय भी कुछ लोगों का
अधिग्रहण हुआ था, वो लोग कहे कि ना हमको कागज़ पे अधिग्रहण किया गया, ना मुआवजा दिया गया। आज पीटीपीएस से एनटीपीसी के पास वो ज़मीन चली गई। अब एनटीपीसी दावा कर रही है कि वो मेरी ज़मीन है, क्योंकि मैंने पूरा पीटीपीएस मेरे में आ गया। अब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम पहले भी हमारे में था, अब हमारे भी, वहाँ भी एक अलग मसला है। तो इस तरीके के कई मसले हैं। तो क्या कोई स्पष्ट डायरेक्शन किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आया हो किसी मुद्दे पर कि नहीं इस तरीके के सिचुएशन में यही मान्य होगा? देखिए, जब भी इस तरह के विषय न्यायालय में गए हैं तो न्यायालय ने आमतौर पे कानून सम्मत निर्णय भी दिया है। पतरातू का मामला हो या अन्य क्षेत्रों का मामला हो, हमारे राज्य में दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि लैंड एक्विजिशन के जितने भी मामले हैं, चाहे कानून बदल दिया गया, वो अंग्रेज़ों के समय का कानून था जब 1894 का एक्ट 2013 तक चला, उस एक्ट के तहत स्पष्ट प्रावधान थे तो भी ये गड़बड़ियाँ हो रही थी जैसा कि आप बता रहे हैं। और पीटीपीएस में भी इसी प्रकार से हुआ होगा, जब प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया, अवार्ड नहीं बने या लैंड की पोजीशन नहीं ली गई, धारा 17 की कार्रवाई कंप्लीट नहीं की गई, तो ये परिस्थिति वहाँ भी इसी प्रकार की है। मैं वहाँ के रैयतों के लिए अलग से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु ये स्पष्ट है कि वहाँ भी अगर इस तरह की बात है तो वहाँ पे भी कानून यही है। 2013 में जो कानून बदला गया उसका उद्देश्य था कि रैयतों को जिनकी ज़मीनें लैंड एक्विजिशन के जरिए ले ली जाती है उनको यथोचित कॉम्पनसेशन मिले और उस पर प्रॉपर सर्वे हो, उस पर हर तरह की स्टडीज़ की जाए। तो खाना पूर्ति अगर पहले भी हुआ करती थी और अब भी खाना पूर्ति ही हो रही है, तो ये तो सरकारों का दोष है। सरकारें इस प्रकार से क्यों करती हैं और ऐसा करने की क्या आवश्यकता है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। ये बात तो है ही, परंतु आप बताइए कि पूरे राज्य में, चाहे वो सीसीएल के एक्विजिशंस हो, चाहे बीसीसीएल के एक्विजिशंस हो, या फिर मान लीजिए इस तरह के लैंड एक्विजिशंस होते हैं जो, तो आज तक तो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जबकि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने स्वयं इतने सारे पॉलिसीज़ बना के रखे हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए ये पेपर मोटा कर दिया जाता है कि ये भी दिया जाएगा, वो भी दिया जाएगा, स्कूल की व्यवस्था होगी, सड़कों की व्यवस्था होगी, इनको रहने के लिए पुनर्वास की व्यवस्था होगी, इनके रोजगार की व्यवस्था होगी, परंतु ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर सीसीएल के भी जितने सारे एक्विजिशंस हैं, वो एक दो मामले मैं अपीयर भी कर रहा हूँ न्यायालय के सामने में, बड़े अचंभे का विषय है कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो यदि पॉपुलर सरकारें जो चुन करके आती हैं हमारे राज्य पर शासन करने के लिए, यदि वो इन गरीबों के बारे नहीं सोचते हैं, इन बेसहारा लोगों के बारे नहीं सोचते हैं, इन आदिवासियों के बारे नहीं सोचते हैं, तो भगवान ही बचा सकता है। तो इसका मतलब तो फिर ये हो गया ना सर कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे पहले अंग्रेज मजबूत थे, आज कोई और मजबूत है, कल कंपनी आप बता रहे जैसे सीसीएल मजबूत है, तो जो कमज़ोर पक्ष है उसको हमेशा अधिकार से वंचित रहना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ तो हमारे देश के लोग, हमारे राज्य के लोग स्वयं विकसित हो रहे हैं, उनको स्वयं विकसित होने की ज़रूरत है। सरकारें पॉलिसीज़ बनाती हैं, सरकार की पॉलिसीज़ को यहाँ के एग्जीक्यूटिव्स लागू करते हैं, यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो लागू करते हैं। और मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल हेड्स हैं या जो शासन करने वाले हैं वो भ्रष्ट हैं या वो गलत हैं। आमतौर पे मैं देखता हूँ कि बड़े जो नेता हैं या बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं या सरकार में ऊंचे पद पे जो बैठे हैं, वो तो बिल्कुल अच्छी नीतियाँ बना रहे हैं और जनता से जुड़े हुए लोग हैं, बट उनके आश्वासनों को
उनकी नीतियों को जो लागू करने वाले अधिकारी हैं वो कुछ न कुछ करते रहते हैं और सरकार के पास भी गलत रिपोर्ट्स दी जाती है या सरकार पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको समय कम होता है तो वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने खुद एक सरकार के एडवोकेट जनरल के तौर पे काम किया है और मैं कहना चाहता हूँ कि बगैर नाम लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि तब जो मुख्यमंत्री थे या अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी मंशा पे मुझे कोई संदेह नहीं है, उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये अधिकारीगण जो है वो कुछ भी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। न्यायालयों में भी ऐसे मामले जो आते हैं वो अधिकारियों के कार्यस्थानियों का नतीजा होता है। एक साधारण सा मामला भी कई बार न्यायालय में घिसटता रहता है और एफिडेविट आफ्टर एफिडेविट। तो क्या राज्य के जो मंत्री हैं विभागों के या राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको इन विषयों की जानकारी होती है क्या? नहीं। तो ये जो अधिकारी हैं वही अपने मनमर्जी तरीके से लॉ को अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं और कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ की रिपोर्टिंग करते हैं, कुछ की रिपोर्टिंग नहीं होती है। और जब मामले न्यायालय में भी जाते हैं तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि न्यायालय के सामने में भी जो शपथ पत्र देने वाले या जवाब देने वाले लोग होते हैं वो यही अधिकारी या कर्मचारी लोग होते हैं। शुक्रिया। तो हाँ और ना के बीच भी एक शब्द एग्जिस्ट करता है, जैसे ब्लैक एंड वाइट के बीच ग्रे कलर, और ये इसकी चौड़ाई काफ़ी अधिक है। अब वो उसके भाग्य के हिस्से का है, तरीका है, किस तरीके से बातों को रखा गया न्यायालय में, उस तरीके से भी असर जजमेंट आए हैं। अब इस ज़मीन को लेकर, खासकर रिम्स 2 के लिए जो चिन्हित ज़मीन है, इसको लेकर फर्दर आगे क्या कुछ होता है, सरकार के तरफ से क्या होता है, अधिकारियों के तरफ से क्या होता है, क्या ये मामला न्यायालय में जाएगा तो उधर से क्या होता है, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in